नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगी के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर सहायता के साथ। और आज जिस विषय पर बेहतर तरीके से आपको कानूनी पहलुओं के बारे में हम समझाएंगे वो है घरेलू हिंसा को लेकर। घरेलू हिंसा से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई समस्या आपके सामने है, तो आप हमारे साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी कानूनी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप सीधे हम तक जुड़कर बेहतर इस कार्यक्रम के माध्यम से बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो सवाल हमारा है वो है कि घरेलू हिंसा से जुड़े हुए क्या कानूनी प्रावधान है। नंबर हमारे लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर फोन करके आप हमें सीधा हम तक जुड़ सकते हैं और बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दो खास मेहमान हम तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नोएडा स्टूडियो से हैं राजेश पटवा साहब हैं, अधिवक्ता है दिल्ली हाईकोर्ट से। हमारे साथ दयाशंकर पांडे हैं, अधिवक्ता है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। शुरुआत में पटवा जी आपसे करूंगा, जब घरेलू हिंसा की हम लोग बात करते हैं तो घरेलू हिंसा को डिफाइन कैसे किया गया है कानून में? देखिए, इस कानून में जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा से हम लोगों का तकरीबन मानना ये होता है कि सिर्फ जो मार पिटाई है या चोट आना ये घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है, ऐसा नहीं है। महिलाओं के साथ कोई ऐसा काम घरेलू रिलेशनशिप में कभी ऐसा होता है जिससे उनको मानसिक आघात पहुंचता है या मानसिक पीड़ा होती है, जैसे कि उनका कोई स्त्री धन है उसको यूज़ ना किए मतलब कि नहीं करने देना, कोई बच्चा है उसको स्कूल में जाने से रोकना, कोई लड़की है, तो इस तरीके से जो मानसिक जो आघात होते हैं और जो मानसिक पीड़ा होती है ये घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसमें कई तरह के, जैसे कि घर खर्च के लिए पैसे ना देना और ताने मारना किसी भी प्रकार के, ये सब घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। जी ठीक है, इसका बड़ा वाइडल स्कोप है इसका। जी ठीक है। दयाशंकर जी, शुरुआत इस सवाल के साथ करूंगा आपके साथ कि अगर किसी के साथ शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर या फाइनेंशियल तौर पर, जैसा कि पटवा जी ने बताया, किसी भी तरीके से कोई घरेलू हिंसा होती है तो उसके बाद महिला का पहला कदम क्या होना चाहिए, वो शिकायत कहाँ करे और कैसे करे? देखिए, यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है जी, तो वो नज़दीकी थाने में जा सकती है। घरेलू हिंसा प्राविधान के तहत हर जिले में सेवा प्रदाता है, डीपीओ हैं, नियुक्त हैं, और उसके बाद न्यायालय भी काम करती है हर जिले में जी। तो 3 जगह आपके पास है, कहीं पर भी वो महिला अपना परिवार, अपनी एप्लीकेशन, अपनी बात रख सकती है। थाने जाएगी तो थाने में उसको बताया जाएगा कि ये आपके राइट्स हैं और उसको सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजा जा सकता है जी, और उसके बाद वो न्यायालय भी उसकी पूरी हेल्प होती है जी। ठीक है, इस वक्त सर हमारे साथ अजमेर से मनमोहन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। मनमोहन, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? मनमोहन, हमें टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज हम लोग सुन पाए। कर दिया। हेलो जी। हाँ, मैं आपकी टीवी चैनल को बहुत लाइक करता हूँ एवरी टाइम जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी बार मैं आपके यहाँ अपनी राय देने की भी कोशिश भी करता हूँ। अभी वर्तमान समय में जो वैवाहिक जीवन के बारे में आप जो कानूनी प्रावधान की बात कर रहे हो जी, यदि समाज में समृद्धता और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण के लिए स्पष्ट एक नागरिक मतलब जो है आचार संहिता होना बहुत जरूरी, सामाजिक आचार संहिता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वाजिब बात है कि अगर ये चीजें रहेंगी तो समाज में शायद ऐसी चीजों का कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।
राजेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि दयाशंकर जी ने कहा कि भाई आप नज़दीकी पुलिस थाने में जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि कहीं बहुत गांव देहात का इलाका है और रात के समय में किसी महिला के साथ हिंसा की जाती है और वो उस वक्त अपनी फिजिकल स्टेट में नहीं होती कि चलकर थाने तक जा सके, तो क्या फोन के द्वारा भी ये चीज हो सकती है? उस महिला के बिहाफ पर कोई और शिकायत दर्ज करा सकता है? क्या ऐसा प्रावधान है? कानून में प्रावधान है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि वो पीड़ित हो, पीड़िता हो जी, और पीड़िता वो फोन द्वारा भी जो है 100 नंबर डायल करके जी पुलिस उसके पास आएगी जी, और उसके अलावा जो पुलिस आएगी उनको भी इस कानून के तहत जो है उनको बताया गया है और कि वो उस महिला को जो उसके कानूनी अधिकार है उनको बताएगी और पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी साथ में वही उनके पास लेके जाएगी। और जरूरी नहीं कि रात को नहीं वो कंप्लेंट कर पाई, वो दूसरे दिन भी कर सकती है, बाद में भी कर सकती है। इसमें कोई समय सीमा नहीं होती। समय सीमा नहीं होती कि नहीं, ये कंटिन्यूस ऑफेंस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अगर रात को नहीं जा सकते आप दूसरे दिन जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है। दयाशंकर जी, क्या थाने में अगर शिकायत दर्ज कराने जाती है महिला, तो वहां पर क्या महिला का अधिकार होता है कि उसको कोई महिला पुलिसकर्मी ही वहां पर मुहैया कराए जिसके सामने खुल के बात कर सके? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, प्रत्येक न्यायालय में महिला पुलिस अधिकारी होती हैं और हर महिला को ये सुरक्षा प्रदान है कि वो अपनी बात को खुल करके महिला सिपाही से या महिला अधिकारी से अपनी बात कर रखे जी। और जहाँ तक अभी आपने प्रश्न पूछा था कि राजेश जी से, तो ये सही बात है कि पीड़िता स्वयं नहीं, पड़ोसी भी, कोई पड़ोसी भी या कि जिसकी भी जानकारी में आ जाए कि घरेलू महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है, तो कोई भी शिकायत कर सकता है और थाने से लेकर के और न्यायालय तक अगर वो नहीं जा रही है, मान लीजिए बंधक है, वो नहीं पहुंच पा रही है, तो ये सभी नागरिक का एक दायित्व है कि अगर कि उसकी जानकारी में आ रही है कि किसी महिला का उत्पीड़न हो रहा है, प्रताड़ना की जा रही है, तो वो शिकायत करे। ये एक पुनीत कर्तव्य है हर नागरिक का। ठीक है सर, इस वक्त दिल्ली से विक्रम हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। विक्रम, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, ये हम एक्सीडेंट क्लेम के बारे में जानकारी चाहते थे। हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हमारा क्लेम चल रहा है, अभी 2 साल हो गए सर जी, एक्सीडेंट केस के बारे में। तो अभी क्या स्टेटस है आपके केस का? ये 2 साल हो गए सर, अभी तो कोई तारीख वगैरह भी नहीं लगी, हमारे कोर्ट में चल रहा है। ठीक है विक्रम, बेहतर होगा ऐसे जो सब जुडिस जो मैटर होते हैं उनमें बेहतर होगा कि आप उस केस से संबंधित कागजात हम तक भेज दें, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होते हैं कि कोई बेहतर सहायता उस वाले आपको दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए, बेहतर सहायता के लिए। राजेश जी, जो आपने बात की थी प्रोटेक्शन ऑफिसर की, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है उनका? कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं ये राज्य सरकार जो है इनको नियुक्त करती है, जो कि असिस्ट करते हैं इलाका मजिस्ट्रेट को कि जो महिलाएं होती हैं, जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, उनकी तरफ से एप्लीकेशन लगाएं और पीड़ित महिला की जो उसके साथ जो हिंसा हुई है उसको डिटेल में डोमेस्टिक वायलेंस जो इंसिडेंट रिपोर्ट है वो बना के मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ दें। कोई शेल्टर होम अगर प्रोवाइड कराना है, घर रहने के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करानी है किसी पीड़िता को, तो वो सब इनका काम है। और अगर बाई चांस जैसे कि कई बार संरक्षण ऑर्डर कई बार मिलता है कि कोर्ट में जो जैसे कि हमारे इस कानून का जो मकसद है कि जो घरेलू रिश्तों में रह रही जो महिलाएं हैं उनके साथ जो हिंसा हो रही है उनको उसको रोकने के लिए और उनके लिए आपातकालीन और जो है तत्काल जो है इनको राहत पहुंचाई जाए, ये उस जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर इसमें पूरी हेल्प करती हैं। और प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है ये राज्य सरकार जो है वो नियुक्त करती है और इनका नंबर कोर्टों में होता है और वेबसाइट वगैरह में भी होता है, जिसको जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो मिला है होता है सेक्शन 18 में कि अगर किसी को रोका जाता है कि भाई वो पीड़िता को तंग ना करे, परेशान ना करे, टेलीफोन के द्वारा भी ना तंग करे, ना ही उसे कहीं जाने से रोके, अगर कोई वायलेशन करता है उस ऑर्डर की तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो फोन करेंगे। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो कंसर्न थाने में और जज साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे कि इस ऑर्डर का जो है अनन हुआ है, तो इसमें FIR होती है जिसमें कि 1 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है, लेकिन दयाशंकर जी, अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के कार्य से उनकी जांच से महिला संतुष्ट नहीं होती है, तब क्या प्रावधान रह जाता है, तब क्या रास्ता रह जाता है? देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर केवल न्यायालय की हेल्प के लिए है
और प्रोटेक्शन अगर अधिकारी जो है कोई काम नहीं कर रहा है या सही नहीं कर रहा तो उसकी न्यायालय से शिकायत की जाती है। प्रोटेक्शन अधिकारी के पास कोई ऐसा कानून में प्रदत्त अधिकार नहीं है कि वो अपने ऑर्डर की कोई कंप्लायंस कराए, वो न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस कराता है। और अगर न्यायालय के आदेश का कंप्लायंस नहीं होता तो जैसा भी राजेश ने बताया कि धारा 31 घरेलू हिंसा अधिनियम सजा का प्राविधान रखती है। यदि धारा 18, 19, 20, 21, 22 ये घरेलू हिंसा नियम के प्राविधान है जिसमें पीड़िता को रिलीफ मिलती है। यदि इनका वायलेशन होता है तो वो डायरेक्ट न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर या प्रोटेक्शन अधिकारी के पास दरखास्त देकर के अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती, ये उसके पास एक अधिकार। ठीक है सर, इस वक्त रतन प्रकाश रतन चंद्र हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रतन चंद्र जी अपनी बात आप रखिए, कैसे आपके साथ हम लोग कर सकते हैं सर? सर नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरी गुजारिश है, मैं के जम्मू से याद कर रहा हूँ। सर मैं आप सबसे पहले आपके इस स्टेशन को, इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। कि ताकि गरीब की बात इस पर सुनाई देती है। सर मैं 5 साल से गुजारिश कर रहा हूँ, सर मेरी कोई नहीं सुनता है, ना पुलिस सुनती है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दोनों मिले हुए हैं और मुझे रहने के लिए घर नहीं। सर 30 लाख रुपए खर्च किए लेकिन लेंटर नहीं डाले। तो मेहरबानी करके सर मेरी और ऊपर दी जाए, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा जो हमसाया पार्टी है उसके पास पैसे हैं जी। अगर मैं केस लड़ूंगा तो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा? ठीक है रतन प्रकाश जी, आपकी सहायता करने के लिए आपके केस से संबंधित जो भी कागजात हैं उनको देखना हमारे लिए बेहद अहम हो जाता है। तो हमारा जो एड्रेस लगातार नीचे फ्लैश हो रहा है, A9 सेक्टर 68 नोएडा, ये हमारा एड्रेस है। हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा व्हाट्सएप नंबर, सभी चीजें आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। किसी भी एक माध्यम से आप अपने जो कागजात उनकी कॉपी हम तक भेज दीजिएगा। उनको देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि आपको लीगली हम लोग सहायता कर पाएं कि वो क्या और कैसे कदम कब उठाना है। बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर हमारे पर विश्वास इस बारे में जताने के लिए। राजेश पटवा जी आपके पास मैं आता हूं कि जो घरेलू हिंसा की जुरिडिक्शन की बात होती है तो घरेलू हिंसा के बारे में जुरिडिक्शन इसका कहाँ होता है इस केस का? ये क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं। क्षेत्राधिकार की पीड़िता जो है कहाँ पर मुकदमा दायर कर सकती है जी। तो इसमें जहाँ वो रह रही है टेम्परेरी या परमानेंटली, या वो जहाँ काम कर रही है, या जहाँ पर उसके साथ जो है ये हिंसा की जो घटना हुई है, मतलब जहाँ उसका घर है, तो उसके आधार पे जो है जो इलाका जो थाना है उसके हिसाब से इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ वो एप्लीकेशन लगा सकती है। जी ठीक है। इस वक्त कासगंज से जैना हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। जैना अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ हेलो जी जी हेलो जैना, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए। हाँ आवाज बराबर आ रही है, लेकिन मैं जैनब बात कर रही हूँ। जी जैनब। हाँ तो ये चैनल को हम मुबारकबाद देते हैं जी कि ये जो बात अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा लगा हमको। जी शुक्रिया। हाँ बहुत अच्छा लगा और हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ महिलाओं के लिए कुछ बताइए। जी कुछ महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा बताइए ना। महिलाओं के लिए? हाँ 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 जनाब वही बात हो रही है दरअसल कि महिलाओं के साथ अगर घर में कोई भी ज्यादती की जाती है, चाहे मानसिक रूप से परेशान किया जाता हो, शारीरिक रूप से परेशान किया जाता हो, मारपीट की जाती हो या फिर फाइनेंशियल रूप से परेशान किया जाता हो, तो महिलाओं के क्या अधिकार है, आज का हमारा विषय यही है। और आप इस बारे में पूरी जानकारी, कोई सवाल अगर आपका हो तो आप पूछ सकती है हमसे, बाकी जानकारी आपको इस शो के माध्यम से पूरी जरूर मिल जाएगी। दरअसल बात ये है जो अभी जिन्हें बताया है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो लड़कियां वगैरह अच्छी तरीके से घर से नहीं जा पाती हैं, तो ये योगी सरकार ने अच्छा बताया है ये। जी चलिए शुक्रिया जनाब आपका हम तक जुड़ने के लिए और अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए। दयाशंकर जी आपके पास मैं आता हूं कि अगर घरेलू हिंसा का जो मुकदमा किसी महिला की तरफ से दायर कराया जाता है तो ऐसा क्या कोई टाइम फ्रेम भी होता है कि इतने वक्त के अंदर ही इस पूरे मुकदमे का निपटारा होना होता है? देखिए जैसे पिटीशन फाइल हुई 3 दिन उसमें इंटरिम रिलीफ की भी दरखास्त दी जाती है कि तत्काल फौरी राहत हमें क्या मिलनी चाहिए जी। तो 3 डेज का टाइम दिया गया है कि 3 डेज में फौरी राहत जो इंटरिम रिलीफ कहते हैं उसमें कोर्ट को आदेश करना चाहिए जी। और उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है इसकी 6 मंथ के अंदर इस मुकदमे का निस्तारण होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी तकलीफें हैं, संख्या कोर्टों की कम है
और वाद ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जो एक्ट में प्राविधान दिया हुआ है वो 6 मंथ का है कि 6 मंथ में ये मुकदमे निस्तारित हो जाने चाहिए। जी ठीक है। राजेश पटवा जी, मैं थोड़ा भाई साहब को करेक्ट करना चाहूँगा, इसमें 60 दिन का टाइम है जी, और जो फर्स्ट हियरिंग जो है वो 3 दिन का और 2 दिन का टाइम है इसके अंदर जी, और एक्ट में 60 दिन का टाइम दिया गया है इस एप्लीकेशन को निपटारा करने के लिए। बाकी भाई साहब ने जैसे बताया अभी कि न्यायालय में और न्यायपालिका में जो है जजेस की कमी के चलते ये एप्लीकेशंस पे जल्दी सुनवाई नहीं हो पाती है, मगर मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा दर्शकों से कि न्यायपालिका पर विश्वास रखें और आपके जो अधिकार हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगे। थोड़ा टाइम लगता है मगर जल्द से जल्द हो रही है प्रक्रियाएं। क्या सर फैमिली कोर्ट जो होते हैं या फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं, क्या उनके द्वारा जल्दी निपटारा इसका हो सकता है? देखिए, जो ये घरेलू हिंसा जो PWDB एक्ट में जो है ये स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं इसके अंदर, और ये जैसे कानून में ही प्रावधान है इसमें 60 दिन का, और शुरू की जो सुनवाई है वो 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया है इसके अंदर। वो इसलिए रखा गया है टाइम कि इसमें जल्द से जल्द जो है वो कानूनी अधिकार मिले। ये पहला कानून है जिसके अंदर महिला मतलब अपने घर के अंदर रह के ही अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। वो जो महिला है वो हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी पत्नी और हमारी माँ हो सकती है किसी भी रूप में। और यहाँ तक कि इसमें लिव इन रिलेशनशिप में जो महिलाएं जो घरेलू रिलेशनशिप में रह रही हैं वो भी इसके अंतर्गत अपने अधिकारों के लिए वो जो है मांग सकती हैं। और इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे यहाँ समाज में कि जो पहले ही बता चुका हूँ कि घरेलू हिंसा को सिर्फ ये माना जाता है कि कोई मार पिटाई होना, ऐसा पहले ये कानून में प्रावधान था। 498A का जो प्रावधान है कि मार पिटाई और पति या उसके जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा क्रूल्टी करना, तो उसमें पुलिस के पास जाना पड़ता था और कई छोटी छोटी बातें होती थी जिसको कि पुलिस जो है नज़रअंदाज कर दिया करती थी कई बार। ये एक सिविल रेमेडी कह सकते हैं हम इसको, क्वासी क्रिमिनल है ये, मगर इसके अंदर हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है कि महिलाओं को किस तरीके से उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है। इसमें उनके अधिकार इतने वाइडल हैं जो वो कई बार क्या होता है कि अगर खाना परोस रही हैं और खाने से थाली फेंक दी जाए तो वो भी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं वो महिलाएं। और इसके अलावा अगर वो काम पे जाने से रोकना उनको, अगर वो किसी पर्टिकुलर आदमी से बात करना चाह रही हैं उसको रोका जाना, ये भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया आपको कि खर्चा ना देना, अब या उनका कोई बैंक अकाउंट है किसी लेडीज का उसको ऑपरेट ना करने देना, और कोई सामान उसका जो अधिकार है घर में किसी वस्तु को यूज करने के लिए अगर उसको वो नहीं करने दिया जा रहा तो वो भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। धक्का देना, उसको गाली गलौज करना, ताने मारना, किसी भी तरीके से जो है जो मानसिक आघात होता है वो सब इस श्रेणी में आता है। ठीक है दयाशंकर जी, एक बात जानना चाहूंगे, घरेलू हिंसा की जो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है वो कानूनन किसके खिलाफ दर्ज कराई जा सकती है? आमतौर पर हम ये भी देखते हैं कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं जो उस घर में रह भी नहीं रहे होते उनका भी नाम इसमें लिखवा दिया जाता है, तो क्या वो कानूनन जायज है? नहीं, वो कानून जायज नहीं है। वही व्यक्ति जो परिवार में रहे हैं और व्यथित या पीड़िता को कष्ट पहुंचा रहे हैं, जैसा कि अभी राजेश ने बताया कि ये सब चीजें जिनमें तमाम जो प्रताड़ना के जो तमाम सिम्टम्स बताए हैं वो अगर व्यक्ति पहुंचा रहा है तो वही इसमें अपोजिट पार्टी बनता है। और दूर रहने वाले उसके रिश्तेदार और वो जिनका उससे उस परिवार से कोई वो नहीं है तो उन्हें पक्षकार नहीं बनाना चाहिए। अगर ये पक्षकार बनाते तो वो दावा त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण होगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका भी हमको जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी इस मामले में हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से सही वक्त पर बेहतर न्याय मिले। और इस बारे में अगर आपके सामने कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग यहाँ मौजूद हैं आपके लिए हर कानूनी समस्या में बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। नमस्कार।